नमस्कार, जय जोहार। मैं नेहा सामर्थ्य एकेडमी की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण का दूसरा क्लास, और पर्यावरण से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं और जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे पर्यावरण से संबंधित, जैसे कि मैंने कहा, व्यक्तित्व और संस्थाओं के बारे में, और इसे हम एमसीक्यूज़ के माध्यम से जो है कवर करते जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हमारे क्लास का शुभारंभ करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है इसी के माध्यम से जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए इसी प्रकार से कंटेंट जो है प्रोवाइड करते रहने के लिए। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन और हमारा पहला दूसरा क्लास, है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। तो इसमें आपको देखना है कि ऐसा कौन सा बुक है जिसमें विलुप्त होने वाली प्रजातियां, या यूँ कहूँ संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं, है ना, उनको, उनके नामों को, प्रजातियों के नामों को मेंशन किया जाता है, उनको लिस्ट में रखा जाता है। तो आप आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक में क्या किया जाता है, संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनका नाम जो है मेंशन किया जाता है, या उनका लिस्ट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता होगा ये लिस्ट? ताकि उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके, उसके बारे में विभिन्न परियोजनाओं को चला करके इनके बारे में संरक्षण के उपाय को सोचा जा सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनकी सूचीबद्धता किसमें किया जाता है, रेड डाटा बुक। अब ये रेड डाटा बुक को जारी कौन करता होगा, है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। रेड डाटा बुक को जारी करने वाली जो कंपनी बोल रही हूँ, संस्था, है ना, कंपनी नहीं, संस्था जो है क्या हो जाएगा, IUCN। ठीक है, तो IUCN, यहाँ पे यही इसका लोगो है, यहाँ पे ब्लैक में लिखा था इसलिए आप लोगों को नहीं दिख पा रहा है, यहाँ पे IUCN। ठीक, तो IUCN जो है ऐसा संस्था है जो कि क्या करता है, इंटरनेशनल लेवल पर जो है संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनके संरक्षण के लिए एक रेड डाटा बुक जो है क्या बोलते हैं, जारी करता है। और इसी के थ्रू जो है हमें पता चलता है कि कौन सी प्रजातियां जो है अभी संकटग्रस्त है, उनको बचाने के लिए जो है हमें जो है विभिन्न कार्यक्रम या संरक्षण की हमें ज़रूरत है। तो चलिए बात करते हैं IUCN के बारे में। और IUCN क्या करता है, इंटरनेशनल, इसका फुल फॉर्म अगर की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलिए दूसरे पेज में ले लेते हैं इसको, उसके बारे में अच्छे से लिख देते हैं, IUCN। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, या इसे हिंदी में क्या कहेंगे अपन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। तो इसका जो है, यह जो है वो पूर्ण नाम हुआ। बात करें इसकी मुख्यालय की, इसके स्थापना की, कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना की बात करें तो यह स्थापित हुआ था 5 अक्टूबर 1948 को जो है यह
इसकी स्थापना किया गया था। किसका स्थापना किया गया था? इस संघ का। और ये संघ हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यही जो संघ है वो क्या करती है, विलुप्त प्रजातियों के लिए या फिर होने वाली प्रजातियों के लिए या संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं उनके लिए रेड डाटा बुक जो है वो जारी करती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है आपका स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की एक सिटी है ग्लैंड, जो कि कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसके कार्य के बारे में बात करें कि इसका मिशन, ये क्यों बनाया गया है या ये किस मिशन पे कार्य करती है, तो अभी हमने बात किया किस मिशन पे काम करेगी। सबसे सर्वप्रथम तो यह क्या करेगी, विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं या संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं, संकटग्रस्त प्रजाति। अब ये प्रजातियां जो है ना, संकटग्रस्त प्रजातियों में जो है फौना भी आएंगे और फ्लोरा भी आएंगे, मतलब वन्य जीव को भी हम लिख सकते हैं इसके अंतर्गत, और जो वनस्पतियां हैं है ना, उनको भी हम लोग इस सूची में शामिल कर सकते हैं। तो ये प्रजातियां जो है, अगर हम बात करें तो सिर्फ जंतुओं के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग वनस्पतियों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक, तो संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड डाटा बुक जो है ये क्या करती है, जारी करती है। रेड डाटा बुक जारी करती है। और इसके अलावा यह जैव विविधता का संरक्षण करती है, पर्यावरण के बारे में उससे रिलेटेड जितने भी वनस्पति हैं और क्या बोलना चाहिए जंतु हैं है ना, वन्य जीव हैं, इनको भी संरक्षण प्रदान करने का ये कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक बार लिख लेते हैं। जीवों के अंतर्गत में अपन लिख सकते हैं डायरेक्ट वन्य जीव लिख लेते हैं। वन्य जीव वनस्पतियों और जैव विविधता का संरक्षण इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। हमने क्या देखा, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता किसमें होती है, यह होती है रेड डाटा बुक में। और यह रेड डाटा बुक किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है, तो यह जारी किया जाता है आपका IUCN के द्वारा। हमने इसका पूरा नाम देखा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड या फिर स्विट्जरलैंड की एक सिटी है ना। इसका मुख्य कार्य क्या है, वन्यजीवों एवं वनस्पतियों तथा जैव विविधता को संरक्षण करना, उनको संरक्षण प्रदान करना। इसके अलावा अभी हमने बात किया संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड डाटा बुक जो है वो यह जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। UNEP का मुख्यालय अवस्थित है, तो हमें देखना है UNEP क्या होता है ना, और इसका मुख्यालय। आप सबसे पहले तो इसका आंसर दीजिए। UNEP, इसका मुख्यालय जो है आपका हो जाएगा नैरोबी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये नैरोबी जो है वो कहाँ है, तो नैरोबी जो है वो केन्या की राजधानी है। तो ये स्टैटिक जीके का पार्ट भी आपको याद रखना है। केन्या कहाँ क्या है, केन्या एक अफ्रीकन सिटी है, अफ्रीका की एक सिटी कह रही हूँ, एक देश है ना। और इसी देश की राजधानी कौन है, नैरोबी, जहाँ पर क्या है UNEP का मुख्यालय है। बात कर लेते हैं ये UNEP है क्या, है ना। UNEP, इसका फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस
इन्वायरमेंट प्रोग्राम। और कहीं कहीं पर ये पी के जगह पे आपको असेंबली भी लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो UNEA अगर लिखा हुआ मिले तो उसका भी क्या मतलब है, ये UNEP मतलब इन्वायरमेंट एजेंसी कहूँ, सॉरी एजेंसी या असेंबली या प्रोग्राम, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो यह जो है इसका क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। और UNEP हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, यह जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये UNEP का स्थापना कब हुआ था। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1972। अब ये 1972 से आपको कुछ याद आया, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 1972 जो हुआ था, इसमें क्या हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, 5 जून 1972, जहां पर पर्यावरण संबंधित जो है सर्वप्रथम बार वैश्विक तौर पर बात की गई थी। और इसी के तहत जो है विभिन्न अधिनियम पारित हुए थे अलग अलग देशों में। और हमारे देश में 1972 के बाद हमने 2 इम्पॉर्टेंट जो है अधिनियम पढ़ा था। सबसे पहला था हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और दूसरा हमने देखा था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। तो यह UNEP इसकी भी स्थापना का जो है कब हुई थी, 1972। और ये भी कहीं ना कहीं जो है स्टॉकहोम सम्मेलन से ही जो है इसको स्थापित करने के पीछे उसकी भूमिका रही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो मुख्यालय को हमने अभी देखा, नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद में इसके कार्य के बारे में बात करते हैं। तो UNEP ऐसा संघ है जो कि क्या करता है, पर्यावरण के कार्यक्रम, पर्यावरण संबंधित जितने भी कार्यक्रम हैं उनका निरीक्षण करने का काम करती है, उनका समन्वय का काम करती है और उनका प्रबंधन करने का जो है काम करती है। तो क्या क्या मैंने कहा, पर्यावरण संबंधित कार्यक्रमों का, पर्यावरणीय कार्यक्रम का निरीक्षण करना, समन्वय करना, साथ साथ प्रबंधन करने का कार्य जो है यह UNEP जो है करता है। इसके अलावा यह एक आर्थिक फंड के रूप में भी काम करता है, आर्थिक कोष के रूप में भी काम करता है, जो कि क्या करेगा, विभिन्न जो कार्यक्रम है ना उनको आर्थिक रूप से सहयोग देने का काम करता है। अब कोई भी कार्यक्रम हमको चलाना है ना, बनाना है, या किसी चीज़ के बारे में हमें बात करना है, तो उसके लिए हमें थोड़ा तो आर्थिक सहयोग चाहिए ही, है ना। आर्थिक जो है रूप से हमको पैसे तो चाहिए, है ना, किसी भी कार्यक्रम का जो है क्या बोलना चाहिए, संचालन करने के लिए। तो इस प्रकार से जो UNEP है वो आर्थिक जो है कोष की तरह काम करता है और इन कार्यक्रमों के लिए क्या देता है, आर्थिक सहयोग भी यह प्रदान करता है, आर्थिक सहयोग भी प्रदान करता है। इसके अलावा जो पर्यावरण संबंधित अगर प्रयास किए जाते हैं, है ना, तो उसके लिए यह एक इम्पॉर्टेंट इनाम देता है। इस इनाम को भी पूछ सकता है कभी कभी, यह देता है ग्लोबल 500। तो ये क्या है, एक अवार्ड है, एक इनाम है जो पर्यावरण संबंधित प्रयास किए जाने पर यह जो है UNEP द्वारा ग्लोबल 500 जो है इनाम जो है, या यूँ कहूँ प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं, है ना, पर्यावरण दिवस मनाने के पीछे भी यह जो UNEP का एक महत्वपूर्ण हाथ है। कैसे, किस प्रकार से, इसकी ही पहल थी कि हमें पर्यावरण दिवस जो है मनाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है। पहला क्या, इसका फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना हुई थी 1972, मुख्यालय नैरोबी है। कार्य के बारे में बात करें तो पर्यावरण संबंधी जितनी कार्यक्रम है ना, उन सब का निरीक्षण, समन्वय और
प्रबंधन का कार्य करती है। यह पर्यावरण कार्यक्रमों को आर्थिक सहयोग भी प्रदान करती है। पर्यावरण संबंधित प्रयासों के लिए यह ग्लोबल 500 नामक एक पुरस्कार भी देती है। इसके अलावा जो 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वह भी UNEP का ही एक पहल है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO का मुख्यालय कहाँ पे है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका जिनेवा। ठीक है, जिनेवा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। और जिनेवा कहाँ पे है? जिनेवा भी है आपका स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। ठीक, आप देख पा रहे हैं कि स्विट्जरलैंड मैक्सिमम जगहों पे है ना, जब हम वैश्विक तौर पर जब कुछ संगठन पढ़ते हैं, संघ पढ़ते हैं, तो उसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड को ही बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? इसके पीछे एक रीज़न यह है कि जैसे कि अगर भारत में बना दिया जाए किसी भी चीज़ का वैश्विक तौर पर संघ का मुख्यालय, तो हमारा पड़ोसी देश जो है यहाँ नहीं आ पाएगा। अगर वहाँ बना दिया जाए तो भारत नहीं जा पाएगा। वैसे ही अगर रूस में बना दिया जाए तो अमेरिका नहीं जा पाएगा, और अगर अमेरिका में बना दिया जाए तो रूस नहीं जा पाएगा। तो इस प्रकार से जो है थोड़ा थोड़ा किसी देश के बीच में ऐसे इस प्रकार से मतभेद हैं कि वह जो है मुख्यालय बना दिया जाए तो वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, है ना। और अगर हम संघ बना रहे हैं वैश्विक स्तर पर, तो ऐसा मुख्यालय होना चाहिए जहाँ पर हम सारे देश जो है वहाँ पर जा सके, है ना। तो स्विट्जरलैंड जो है एक ऐसा जगह था जो है वो इस प्रकार से मतभेदों में नहीं उलझता है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि इसीलिए जो है स्विट्जरलैंड को जो है अधिकतर आप देखते हैं संघ में, है ना, मुख्यालय बनाया जाता है। और इसके पीछे एक दूसरा कारण यह भी है, दूसरा वजह यह भी है कि यह जो है वातावरण के हिसाब से एकदम फेवरेबल कंडीशन पे यह देश जो है वो है ना। तो इसलिए भी स्विट्जरलैंड जो है मैक्सिमम आप देखते हैं, है ना, वो क्या होता है, मुख्यालय होता है। ठीक है, तो ऐसे ही याद करने के लिए मैं इसे चर्चा कर दी। चलिए बात करते हैं विश्व मौसम विज्ञान के बारे में। और विश्व मौसम विज्ञान, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व मौसम विज्ञान, है ना। अगर इसके स्थापना की बात करें, यहाँ पे इसकी स्थापना लिख देते हैं। यह कब स्थापित किया गया था? स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1950 में जो है इसका स्थापना किया गया था। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आपने देख लिया जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके कार्य के बारे में बात करें तो पृथ्वी के जितने भी पृथ्वी में उपस्थित वायुमंडल का क्या करती है, यह उनके दशा का, उनके व्यवहार का अध्ययन जो है WMO के द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है ना। अभी हमने बात किया रेड डाटा बुक के बारे में, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, वृक्षारोपण से, तस्करों द्वारा वन्य प्राणियों के अवैध शिकार से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलुप्ति के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। जो है इन्हीं प्रजातियों का नाम हम किस में लिखते हैं? रेड डाटा बुक में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन है? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनका प्रतीक जो है, इनका जो साइन है वो क्या है? इनका लोगो जो है पांडा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर दिख रहा है आपको? जॉइंट पांडा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, जॉइंट पांडा। ये ज्वाइंट नहीं है ना, जाइंट। जाइंट कहने का ये मतलब है, जाइंट मतलब जो आकार में बड़ा होता है ना, तो जाइंट हम उसे कहते हैं। ठीक, जाइंट पांडा जो है इसका किसका? WWF का प्रतीक चिन्ह है। अब बात करते हैं WWF है क्या। तो आपने जैसे कि फुल फॉर्म देख लिया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, या यूं कहूँ विश्व वन्य जीव कोष। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करते हैं कि इसकी स्थापना, इसको एग्जाम में पूछा गया है तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। इसकी स्थापना की बात करें तो यह स्थापित हुआ था 29 अप्रैल
1961 1961 में जो है इसका स्थापना हुआ था। इसके मुख्यालय की बात करें तो यह हुआ था आपका ग्लांड, स्विट्जरलैंड। इसका WWF का अभी जो है एक अन्य नाम भी है, यूँ कहूँ कि इसका नाम जो है परिवर्तित किया गया है। तो इसका नाम जो है अब है, नया नाम लिख सकते हैं अपन, नया नाम क्या है इसका नया नाम? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक, आप इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा, लिख दूं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ये हो जाएगा इसका नया नाम। अमेरिका और कनाडा में जो है यही नाम प्रचलित है, WWF का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है यही नाम इसका प्रचलित है। ठीक है, पर अन्य जगहों पर इसका नया नाम जो है, तो दोनों नाम से आपको सतर्क रहना है ना, दोनों नाम से पूछ सकता है, या तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोल सकता है या फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर भी वो पूछ सकता है। तो यह हो गया उसका प्रतीक चिन्ह जाइंट पांडा। और इसका स्थापना कहाँ हुआ है? 29 अप्रैल 1961 में। इसका मुख्यालय क्या है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक, और इसके अलावा यह हमारे भारत में भी संचालित है, जिसे क्या कहा जाता है? भारत में संचालित है, इसे WWF इंडिया जो है हमारे भारत में संचालित है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है ना। तो एक टेन्योर होगा, है ना, उस टेन्योर के आधार पे ही अगर बहुत सालों तक नहीं दिखाई देगा तो उसे विलुप्त माना जाएगा, लेकिन वो कितने साल होगा, वही क्वेश्चन अपन को डील करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 50 वर्ष। अगर कोई भी प्रजाति, चाहे वो वनस्पति हो या फिर जीव हो, जंतु हो, है ना, अगर उसको लगातार 50 वर्षों से नहीं देखा गया है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो विलुप्त माना जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निरी अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागपुर। इसका आंसर हो जाएगा आपका नागपुर, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, तो इसे आपको याद रखना है। निरी है क्या, है ना? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान निरी, अगर इसको लिखा जाए, इसे और क्या कहा जाता है? नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसके स्थापना को लेकर के इसमें सवाल पूछा जाता है, तो इसका स्थापना जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसका स्थापना हुआ था 1958 में। ठीक है, तो ये जो है आपको पूछा जाता है, एक तो इसका स्थापना कब हुआ था और दूसरा पूछा जाएगा ये कहाँ स्थित है ना। इसके अलावा जो निरी है वो किसके अंतर्गत आता है? तो निरी जो होता है वो CSIR का एक प्रयोगशाला है। ठीक है, CSIR जो कि किसका मैंने कहा? CSIR। ठीक है, CSIR के विभिन्न प्रयोगशालाएं हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या करता है? शोध करता है, चीज़ों के बारे में डिस्कवरी करता है ना। और इसी के प्रयोगशालाओं में से एक जो है आपका निरी है, जो कि नागपुर में स्थित है। और CSIR का अपन देखते हैं
फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। और इसी के अंतर्गत में आता है आपका नीरी, जिसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी, है ना। और इसके अलावा यह कहाँ पे स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में, जो कि जल के ट्रीटमेंट करती है, जल का ट्रीटमेंट संबंधी कार्य करती है, और सीवेज का जो है ट्रीटमेंट और उसके निपटान के लिए जो है वो कार्य करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ट्रैफिक संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है? ट्रैफिक, ठीक, ट्रैफिक जो है इसका ऑप्शन देख लेते हैं। वन्य जीवों से संबंधित अनुसंधान तथा जन जागरूकता के प्रयास से, जैव विविधता संधि से, ऑप्शन सी है जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से, और ऑप्शन डी है आपका उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रैफिक। आपको याद रखना है ऑप्शन सी, जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ट्रैफिक एक ऐसा संगठन है जो कि जीवों के तस्करी को लेकर के, उसके अवैध व्यापार को लेकर के जो है क्या करती है? कार्य करती है, उसका जीवों का संरक्षण प्रदान करती है, और इन सब जो है व्यापार को क्या करती है? प्रतिबंधित करने में उसका निगरानी रखती है। ठीक है, तो ट्रैफिक जो है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ट्रैफिक ट्रेड रिकॉर्ड्स, कहीं कहीं पे रिलेटेड भी लिखा रहता है, रिकॉर्ड्स एनालिसिस फॉर फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। इसका हिंदी में क्या हो जाएगा आपका? वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क। वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क। तो ये बेसिकली क्या करती है? ये वनस्पतियों तथा वन्य जीवों के व्यापार को प्रतिबंधित करने में इनका निगरानी रखती है ना। इसका स्थापना जो है हुआ था आपका 1976 में। इसके अलावा इसी प्रकार से जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि साइट्स है ना, ये जो साइट्स है यह भी एक संगठन है इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर, है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो कि वन्य जीवों और वनस्पतियों को लेकर के होती है, उसमें जो है प्रतिबंधित करने का कार्य करती है, उस पर निगरानी रखती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ट्रैफिक जो है ना, यह जो है वो WWF और IUCN इन दोनों का जो है मिला जुला संचालित रूप से जो है इसका संचालन किया जाता है, दोनों को मिला करके। ठीक है, तो ये वाला बात भी आपको याद रखना है। और दूसरा हमने देखा साइट्स, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसका अगर स्थापना की बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1973 में। यह भी एक इंटरनेशनल जो है क्या है? इंटरनेशनल संघ है, जो कि जो विलुप्त होने वाले जो प्रजाति होते हैं उनके जो है व्यापार को जो है क्या करती है? उनका निगरानी करती है, उसमें प्रतिबंधित करने का कार्य करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व वन्य जीवन फंड, वन्य जीवन नहीं है ये, वन्य जीव है,
वन्य जीव फंड, अभी हमने इसके बारे में बात किया था। WWF की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 अप्रैल 1961 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेताओं ने संधारित विकास मतलब सतत विकास है ना, इसका क्या मतलब हो जाएगा? सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उद्देश्यों को UN मतलब यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय में किस शहर में स्वीकार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। ठीक, न्यूयॉर्क जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है इसका मुख्यालय जो है स्वीकार किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, है ना। ऐसा उत्पाद, ऐसे उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है या लगाया जाता है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, जो कि पर्यावरण को बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, इसका इस प्रकार से साइन होता है मटके के आकार का। ये उसी प्रकार से मार्क है जैसे कि आप जब सोना चांदी खरीदने जाते हैं तो हॉल मार्क चेक करते हैं, है ना। तो ये क्या करता है? सोना चांदी को प्रमाणित करता है। वैसे ही अगर आप उद्योगों के क्षेत्र में जाते हैं तो आपको ISI मार्क, तो औद्योगिक उत्पाद के लिए आपको कौन प्रमाणित करता है? ISI मार्क जो है आपको देखना पड़ता है। उसी प्रकार से ये इको मार्क होता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्रीन वॉश इंगित करता है। ठीक है, ग्रीन वॉश आपने सुना होगा, जैसे कि ब्रेन वॉश होता है वैसे ही ग्रीन वॉश। तो ब्रेन वॉश क्या होता है? मिसलीड करना, किसी को मिसगाइड करना, इसी को तो हम लोग ब्रेन वॉश कहते हैं ना। तो ग्रीन वॉश, इसका जो है आंसर क्या होना चाहिए? पर्यावरण संरक्षण संबंधित झूठा वादा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना क्या कहलाता है? ग्रीन वॉश कहा जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA 4 कहाँ आयोजित किया गया था? तो UNEA मैंने बताया था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली। ठीक है, या फिर प्रोग्राम हमने देखा था UNEA या फिर UNEP, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे असेंबली हो जाएगा, यहाँ पे प्रोग्राम हो जाएगा। तो UNEA 4 जो है कहाँ आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था आपके नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है। इसके बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने किस मित्र देश के साथ पर्यावरण वर्ष का शुरुआत किया है? ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण वर्ष का शुरुआत जो है आपका किया गया है फ्रांस के साथ। तो इसकी शुरुआत जो है 2021 में किया गया था। 2021 में किया गया था। भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष की शुरुआत हुई थी फ्रांस के साथ में। इसी के साथ देखते हैं इसका नेक्स्ट, ये UNEA 4 जो है कब हुआ था? ये हुआ था 2019 में। तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओजोन परत जो है इनमें से कौन से रेस को क्या करती है? अवशोषित करती है। तो ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड विकिरण, एक्स रेज, गामा किरणें और पराबैंगनी किरणें। इसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराबैंगनी किरणें। ये क्या करती है? ओजोन परत है ना, हमारे वायुमंडल में 4 परतें हैं। हमारे वायुमंडल में इस प्रकार से 4 परतें हैं। इसे कहा जाता है आपका क्षोभ मंडल, इसे कहा जाता है समताप मंडल, और इसे कहा जाता है आयन मंडल, या फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर मध्य मंडल। और ये हो जाएगा आपका सबसे लास्ट बहिर्मंडल। तो इस
समताप मंडल के नीचे में इस प्रकार से ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत जो है वो पाई जाती है ना। तो ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यह पाया जाता है समताप मंडल में, और इस प्रकार से समताप मंडल के जस्ट नीचे जो है एक परत होती है जिसे ओजोन परत कहा जाता है। ये ओजोन परत क्या करती है, ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती है ना, जिसे क्या कहा जाता है, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज भी इसे कहा जाता है। ये क्या होती है, हम वनस्पतियों के लिए, जीवों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, और इसे ही ओजोन परत जो है क्या करती है, अपने में ऑब्जॉर्व कर लेती है, जिससे कि ये हानिकारक पराबैंगनी पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाती है ना, और हमारी रक्षा हो जाती है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के तहत जलवायु परिवर्तन की वजह से है ना, अधिकतम प्रदूषण की वजह से जो है यह ओजोन परत में छोटे छोटे क्या होने लगे हैं, होल्स होने लगे हैं, छिद्र होने लगे हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है, ओजोन होल। ठीक, और इसी से संबंधित जो है इस चीज को, इस ओजोन के परत को संरक्षण के लिए जो है कनाडा में क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था, 16 सितंबर को। तो यह क्वेश्चन भी आता है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन क्या हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण को लेकर के सम्मेलन जो है स्थापित किया गया था। ठीक, तो इस दिन को क्या मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, अब हमने बात किया कि कौन सी रेस को यह अवशोषित करती है, तो कौन सी रेस को अवशोषित करती है, पराबैंगनी किरण को। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के ख्याति लब्ध व्यक्तित्व है। ठीक है, तो ये क्या है, ख्याति लब्ध है। ठीक, करेक्ट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पक्षी विज्ञान। आपने पढ़ा होगा, पर्यावरण में आपने देखा होगा, कभी ना कभी इनके बारे में पढ़ा होगा, डॉक्टर सलीम अली जी के बारे में। ये क्या थे, एक महत्वपूर्ण क्या थे, पक्षी वैज्ञानिक थे, है ना, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर सलीम अली जी को कहा जाता है। इन्होंने एक बुक भी लिखा है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, बुक फॉर इंडियन बर्ड्स। बुक फॉर इंडियन बर्ड्स नामक एक इन्होंने बुक की रचना की है। इसके अलावा डॉक्टर सलीम अली जो है, इनका क्या है, एक शोध केंद्र है, शोध केंद्र, जो कि कहाँ स्थापित है, कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर, इसका फुल फॉर्म देखते हैं, SACON, SACON, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र इनके शोध केंद्र का नाम है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इतिहास केंद्र किस नाम से ये जाने जाते हैं, ये हैं एक पक्षी विशेषज्ञ, और इन्हें कहा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतवर्ष का ग्रीन एवेंजर किसे कहा जाता है। ग्रीन एवेंजर, है ना, ग्रीन एवेंजर जैसे कि आपने मूवीज में देखा होगा, सुपर हीरोज होते हैं, वैसे ही पर्यावरण के सुपर हीरो कौन है, उन्हीं को हमें देखना है। सुपर हीरोज आप समझ सकते हैं, ग्रीन एवेंजर। ठीक है, पर्यावरण के सुपर हीरो कौन है, ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, MC मेहता, महेश चंद्र मेहता जी हैं, जो कि एक पेशे से वकील हैं। ठीक है, साथ में जो है इनका पर्यावरण में इन्हें अधिक रुचि रही, और इसलिए जो है पर्यावरणविद भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर के बहुत सारी काम भी किए हैं इन्होंने, है ना, और इसीलिए इन्हें ग्रीन एवेंजर कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, महेश चंद्र मेहता जी को क्या कहा जाता है, ग्रीन एवेंजर कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन व्यक्ति पर्यावरण सुधार कार्यों से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इतना नाम है, ये सारे नाम हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन जो है इनमें से पर्यावरण संबंधित कार्यक्रम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, संबंधित नहीं है। तो चंडी प्रसाद भट्ट
दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, सी है मेधा पाटकर और तीसरा है विष्णु नार्लिकर। ठीक, तो इसने सुंदरलाल बहुगुणा, आपने देखा होगा चिपको आंदोलन आपने सुना होगा, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी तो है पर्यावरण से संबंधित। मेधा पाटकर भी आपने सुना होगा, तो ये भी है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका चंडी प्रसाद भट्ट और विष्णु नार्लिकर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं चंडी प्रसाद भट्ट भी क्या है, चिपको आंदोलन से रिलेटेड हैं। और ये जो विष्णु नार्लिकर है ना, ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको अपन मिटा देते हैं। विष्णु नार्लिकर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हैं एक भौतिकी के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, या भौतिक विज्ञान से संबंधित है, आप यूँ समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी, ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा जिन्हें SL बहुगुणा भी कहा जाता है। तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, SL बहुगुणा या सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन के नेतृत्व करते रहे हैं। और ये हैं आपकी मेधा पाटकर जी, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक महत्वपूर्ण जो है व्यक्तित्व रही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेरनोबिल विनाश यूक्रेन में किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ये एक ऐसा घटना है जिसको जो है इतिहास में कभी नहीं भुलाया जा सकता है ना। यह एक कब होने वाला, यह एक यूक्रेन के शहर चेरनोबिल एक शहर का नाम है जहाँ पर यह भयावह घटना हुआ था। और यह कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986 को जो है चेरनोबिल में यह घटना हुआ था। ठीक है, और यह किस संबंधित घटना है? तो यह हुआ था परमाणु रिएक्टर विस्फोट जो है यहाँ पर हुआ था। सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर का विस्फोट यहाँ पर हुआ था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो आपको देखना है क्या हो जाएगा इसका आंसर। पहला दिया है ऑप्शन आपका एपिको आंदोलन, दूसरा दिया है आपका चिपको आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका उपरोक्त में से किसी का नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चिपको आंदोलन। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता जो है इसका नारा है। ठीक है, बात करते हैं चिपको आंदोलन क्या है। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, चिपको कहने का जो शाब्दिक अर्थ है वो पेड़ को जो है गले लगाना, या यूँ कहूँ शाब्दिक अर्थ गले लगाना। ठीक है, तो चिपको आंदोलन में क्या होता था कि वृक्षों को जो है उनको काटने से बचाने के लिए उनको गले लगा करके काटने का जो है विरोध किया जाता था। और इसी प्रकार से इसका शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन इसका इतिहास कुछ और है, हम बात कर लेते हैं। एक आप पढ़ेंगे बिश्नोई आंदोलन करके, बिश्नोई आंदोलन। तो बिश्नोई आंदोलन में क्या हुआ था, इसी प्रकार से पेड़ों को जो है गले लगाकर उनका कटने से बचाते थे। ठीक है, तो ये बिश्नोई आंदोलन से एक देवी जी का आपको नाम सुनने मिलेगा, उनका नाम था आपका अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, ये सलमान खान वाला बिश्नोई नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अमृता देवी बिश्नोई, तो इसका कहानी सुनिए। क्या हुआ था कि 1731 में एक राजा हुए थे। एक खिजरौली नामक गांव है राजस्थान का, कहीं कहीं पे खिजरौला या खिजरौली दोनों बोला जाता है। ठीक है, तो 1731 में क्या हुआ था, राजस्थान का एक शहर था खिजरौली नामक गांव में क्या हुआ था, राजा अजीत सिंह, इन्हें अपने महल पे क्या चाहिए था, लकड़ी चाहिए था। तो इन्होंने अपने सैनिक को आदेश दिया कि कुछ वृक्षों को काट करके क्या किया जाए, लकड़ी लाया जाए महल के काम के लिए। ठीक है, तो इसका विरोध करने के लिए जो अमृता देवी बिश्नोई जी थे, है ना, वो अपने बेटियों के साथ में
पेड़ को जो है गले लगा लेती है और जो काटने का विरोध है वो करती है, ठीक है। लेकिन सेनापति जो है आदेशानुसार क्या कर देता है, उनका भी हत्या कर देता है, मतलब वृक्ष सहित इनको भी काट देता है। और इसी प्रकार से इनके साथ में 363 लोग, समझ रहे हैं आप, 363 लोगों को जो है वृक्षों सहित काट दिया जाता है। और अंत में फिर क्या होता है कि यह जो है जो राजा हैं उनको अपना आदेश जो है वापस लेना पड़ता है और इस प्रकार वृक्षों का कटना जो है वो बंद होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अमृता देवी बिश्नोई और 363 लोगों, यहाँ तक कि उनकी छोटी छोटी बेटियों ने भी अपनी प्राणों की आहुति दी है वृक्षों को बचाने के लिए, है ना। तो यही जो है इसका शुरुआत था। ये जो है बिश्नोई जो आंदोलन है उनसे प्रभावित हुई थी। और फिर यह जो क्या बोलना चाहिए, यह जो घटना है वो चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो चिपको आंदोलन का शुरुआत जो है 1974 में हुआ था, ठीक है। 1974 में चिपको आंदोलन, इसको अच्छे से लिख देते हैं। इसे कहा जाता है चिपको आंदोलन 1974, ठीक है। तो चिपको आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, 1974 में। तो इसके पीछे का कहानी मैं आपको याद करवाने के लिए बताई हूँ, इस प्रकार से आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लोग जो है गले लगाकर, ये देखिए अमृता देवी सिंह, उनकी बेटियां जो है किस प्रकार गले लगा करके अपने प्राणों की आहुतियाँ दे दी थी वृक्षों को बचाने के लिए। यहाँ पर लिखा है सिर साठे रूंख रहे तो भी सस्तो जान, ये राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि अगर मुझे इस वृक्ष को बचाने के लिए मुझे अपना सर कटाना भी पड़े, है ना, तो भी सस्ता जो है वो डील है, ऐसा इनका जो है अर्थ है, ठीक है। उसके बाद में जो है इस प्रकार से जो है चिपको आंदोलन के थ्रू गले लगाकर वृक्षों को बचाया जाता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चिपको आंदोलन का मूल रूप से किसके विरुद्ध था, है ना, इतने देर से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो किसके विरुद्ध था, यह वन कटाई के विरुद्ध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें बेसिकली उसके नेतृत्व के बारे में, हमें नेतृत्वकर्ता के बारे में बताना है कि नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे हैं विभिन्न आंदोलन के। सबसे पहला लिखा हुआ है एपिको आंदोलन। तो एपिको आंदोलन क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो एपिको जो है एक कर्नाटक का कन्नड़ वर्ड है, ठीक है। कर्नाटक में क्या बोला जाता है, कन्नड़ बोला जाता है। यह कहाँ की भाषा है, कर्नाटक की। और कन्नड़ में जो है एपिको का मतलब होता है गले लगाना, ठीक है। मतलब बेसिकली साउथ इंडिया में जो है चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था और यह हुआ था 1983 में, और इसे ही एपिको आंदोलन कहा जाता है। और इनके जो है नेतृत्वकर्ता थे वो पी हेगड़े, या इनका पूरा नाम लिखूं तो पांडुरंग हेगड़े जो है इनका पूर्ण नाम है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का चिपको आंदोलन ही था जिसमें गले लगा करके वृक्षों का संरक्षण किया जाता था। दूसरा हमने देखा चिपको आंदोलन, तो हमने थोड़ी देर पहले बात किया था SL मतलब सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, जो कि चिपको आंदोलन के महत्वपूर्ण नेतृत्वकर्ता थे। तो इसका आंसर ये भी सही हो जाएगा, है ना। हमें नहीं है, इसको देखना है कौन सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में जान लेते हैं कि नर्मदा नदी पर जो बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जाती थी, बांध बनाई जा रही थी, तो उसको विरोध करने के लिए जो है कुछ लोगों ने यह आंदोलन जो है इसकी शुरुआत की थी। उनमें से एक महत्वपूर्ण नाम है मेधा पाटकर। इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा अरुंधति रॉय, जो कि एक राइटर भी हैं, ठीक है, अरुंधति रॉय। इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा बाबा आमटे। बाबा आमटे भी किनसे संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सांत घाटी जो है आंदोलन, यह जो है वो सुमेलित नहीं है। जैसे कि बाबा आमटे हमने देखा था, ये तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सांत घाटी आंदोलन, बाबा आमटे जी इसका आंसर हो जाएगा। और हम बात करेंगे आपके सांत घाटी आंदोलन के बारे में। तो सांत घाटी जो है इसको आपने पढ़ा होगा,
केरल का यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसको बाद में बनाया गया राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है शांत घाटी जो है एक वैली है ना, जहाँ पर घने जंगल हैं और बेसिकली ये इतने सघन है कि यहाँ थोड़ा शांत होता है यह जो है इसका एटमॉस्फेयर, और इसीलिए इसे शांत घाटी भी कहा जाता है। इसके संरक्षण के लिए जो है यहाँ आंदोलन चलाया गया था और इसलिए इसे शांत घाटी आंदोलन कहा जाता है। इसके नेतृत्वकर्ता में अगर हम बात करें तो डॉक्टर सलीम अली जो है इनके नेतृत्वकर्ता रहे हैं। इनके साथ और भी रहे हैं, लेकिन आपको नाम याद रखना है सलीम अली जी का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नहीं है के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी। और शांत घाटी आंदोलन से संबंधित कौन है? डॉक्टर सलीम अली। और हमने देखा कि बाबा आमटे किनसे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन के संबंधित है। ठीक है, इनका देखिए ये है, हमने देखा था किनके बारे में, सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं जो कि चिपको आंदोलन से रिलेटेड हैं। और पांडुरंग हेगड़े, ये जो आपने देखा था एपिको आंदोलन से, यही थे ना, एपिको आंदोलन। और ये तीनों बाबा आमटे, और ये हैं आपका मेधा पाटकर जी, और ये हैं आपकी अरुंधति रॉय। तो ये हैं संबंधित आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चिपको आंदोलन का संबंध है, चिपको आंदोलन हमने देखा वन संरक्षण से संबंधित है यह चिपको आंदोलन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, हमने बात किया था चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? आपका नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। और यह कब हुआ था? 26 अप्रैल। ये CGPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है, 1986। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 1984 की भोपाल गैस दुर्घटना किस गैस के कारण हुई थी? ठीक है, यह जो है भारत में जो है सबसे भयावह घटना जो रही है वह कौन सी घटना है जो अभी भी नहीं भुलाया जा सकता है? 1984 में जो हुआ था भोपाल में एक गैस लीक होने के कारण, इस रिसाव के कारण जो है यह दुर्घटना हुई थी, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी थी। जान क्या दी थी? जान ले ली गई थी इस रिसाव की वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको क्रिएट कर सकता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, यहाँ पे लिखा है साइनेट, यहाँ पे लिखा है आइसोसाइनाइड, और ये है साइनामेट। ठीक है, तो इसमें से आपको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो ही आपसे बन पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं बताती हूँ, ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इसको साइनेट जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? MIC भी कहा जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। हमने बात किया कब हुआ था ये? 2 से 3 दिसंबर के बीच में, मतलब 2 दिसंबर थी पर रात हो चुकी थी 12 बजे के बाद, तो इसे 3 दिसंबर भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी डेट आए तो आपको लिखना है, करेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से, 1984। ठीक है, चलिए फिर आज का हमारा जो है क्वेश्चन होता है समाप्त। आशा करती हूँ कि आपको जो है सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।